फर्क नजर आएगा। अशोक श्रीवास्तव, इस वक्त देश अब इस मुकाम पर खड़ा है जहां से 2024 के लोकसभा चुनाव बहुत दूर नहीं है। अगले 100 से 125 दिन में देश को एक नई सरकार मिल जाएगी और जब चुनाव का मौका हो, जब चुनाव के मुहाने पर देश खड़ा हो, तो नेताओं को सब कुछ जो है वो चुनाव से जुड़ी हुई चीज़ें ही दिखती हैं और चुनाव से जुड़ी रणनीति है उसी पर बात होती है। लेकिन आज जब 17वीं लोकसभा के एक तरह से कह सकते हैं कि अंतिम जो सत्र है, 17वीं लोकसभा का अंतिम जो सत्र है, उस अंतिम सत्र में बजट के मौके पर, जो बजट सत्र था और इंटरिम बजट था, आप जानते हैं, उस बजट सत्र के मौके पर राष्ट्रपति के अभिभाषण पर, धन्यवाद प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बोले तो उन्होंने 24 के चुनाव का जिक्र तो किया, उन्होंने 24 के चुनाव के नतीजों को लेकर भी अपनी भविष्यवाणी जरूर की, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नज़र में भारत के अगले 1000 साल थे। आप जानते हैं पिछले कई दिनों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार ये कह रहे हैं कि अब सही समय है, यही समय है जब भारत को अगले 1000 साल के लिए तैयार होना है। भारत को विकसित राष्ट्र बनना है, विकसित देश बनना है। 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुका है भारत, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि तीसरी अर्थव्यवस्था, दुनिया की सबसे बड़ी तीसरी अर्थव्यवस्था भारत को बनाना है और उसके लिए उन्होंने एक टाइम फ्रेम भी तय कर रखा है। और इसीलिए आज एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, आत्मविश्वास से भरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में ये कहा कि जब तीसरे टर्म में उनकी सरकार बनेगी तब देश तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर, धन्यवाद प्रस्ताव पर जब जवाब दे रहे थे, करीब 1 घंटे 40 मिनट तक वो बोले और उन्होंने विपक्ष पर जोरदार प्रहार किया, तो दूसरी तरफ अपने आत्मविश्वास को दिखाने के लिए एक बार फिर कहा अब की बार 400 पार। और एक तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक फिगर भी दिया, 370 सीटें। उन्होंने कहा उनको उम्मीद है कि जनता बीजेपी को 370 सीटें देगी और एनडीए 400 के पार होगा। बड़ी बात यह रही, उन्होंने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला और कहा विपक्ष ने, ऐसा लगता है जैसे संकल्प ले लिया है कि उसको विपक्ष के खेमे में ही बैठना है। 10 साल एक अच्छा वक्त होता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए और इस 10 साल में विपक्ष को विपक्ष की भूमिका का निर्वहन करना भी नहीं आया। निशाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कांग्रेस थी, कांग्रेस के नेता थे, उन्होंने कांग्रेस के परिवारवाद पर जोरदार प्रहार किया, तो साथ साथ ये भी कहा कि कांग्रेस जो है अपना प्रोडक्ट लॉन्च करने में, एक ही प्रोडक्ट को लॉन्च करने में बार बार ऐसा लगता है अपनी दुकान पर ताला लगवाने की तैयारी कर रही है। इस तरह से उन्होंने कांग्रेस पर जोरदार हमला किया, परिवारवाद पर हमला किया और साथ साथ जो वो बार बार कर रहे हैं, कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो लूटा है वो लौटाना होगा। साफ साफ इशारा है कि जो ईडी की और जो करप्शन के खिलाफ जांच एजेंसियों की कार्रवाई चल रही है, उनको लेकर सरकार कोई शिथिलता बरतने के मूड में नहीं है। भले ही देश चुनावी मोड में चला गया है, लेकिन इसके बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ इशारा कर दिया कि जो जांच एजेंसियां हैं वो अपना काम लगातार करती रहेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कांग्रेस के नेताओं पर जब हमला बोला तो उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू की भी बात करी, महंगाई को लेकर और भारतीयों को लेकर किस तरह की धारणा जो जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले से जिस तरह की धारणा प्रकट की थी उस पर भी वार किया और कश्मीर में लेकर और कश्मीर को लेकर और बाकी कई चीज़ों को लेकर, सुरक्षा को लेकर, देश की सुरक्षा को लेकर ये कहा कि उनकी, नेहरू जी की नीतियों का खामियाजा देश को लंबे समय तक भुगतना पड़ा है। आज का प्रधानमंत्री का भाषण एक बहुत बड़ा हमला था विपक्ष पर। ऐसा लग रहा है जो विपक्ष अब तक बटा हुआ दिख रहा है, उस विपक्ष पर एक जोरदार हमला और दूसरी तरफ उन्होंने दिखाया कि वो खुद आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। तीसरे टर्म के बाद तैयारी ये है कि किस तरह के भारत का निर्माण करना है, उस दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निरंतर सोच रहे हैं। उसका उन्होंने आभास दिया और ये भी कहा
कि जब वो तीसरे टर्म में आएंगे तो किस तरह की नीतियां होंगी, भारत किस दिशा में बढ़ेगा। यूपीए सरकार पर हमला करते हुए कहा कि पहला जो टर्म था वो दरअसल यूपीए सरकार के गड्ढे भरने में, यानी जो आर्थिक कुनीतियों के कारण देश जिस हाल में था, उन्होंने कहा उसके पहले टर्म में जो एनडीए सरकार थी वो यूपीए सरकार के गड्ढे भरने में रही। दूसरे टर्म में कुछ बड़े फैसले लिए गए, लेकिन तीसरे टर्म में कुछ और बड़े फैसलों के लिए देश को तैयार रहना है। ये कहा, इन सब पर आज चर्चा करेंगे, क्योंकि ये जो भाषण है बड़ा फ्यूचरिस्टिक भाषण था। चुनाव को लेकर आत्मविश्वास से भरे थे पीएम, लेकिन साथ साथ भारत कैसा होगा उसको लेकर उन्होंने अपनी जो कल्पना है, अपना जो उनका संकल्प है, वो देश के साथ कुछ कुछ साझा भी किया। इसी को समझने की कोशिश करेंगे। इससे पहले आगे बढ़े, मैं आपको लगातार आज के शो में प्रधानमंत्री की बड़ी बातें दिखाते रहूंगा, लेकिन प्रधानमंत्री ने आज कैसे आत्मविश्वास से भरे थे, कैसे उन्होंने कहा विपक्ष पर किया प्रहार और कहा अब की बार 400 पार। जरा सुनिए। पूरा देश कह रहा है अब की बार, खड़गे जी भी कह रहे हैं, लेकिन अध्यक्ष जी मैं आमतौर पर ये आंकड़े के चक्कर में नहीं पड़ता, लेकिन मैं देख रहा हूं देश का मिजाज एनडीए को तो 400 पार कर पाई के रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 370 सीट अवश्य देगा। बीजेपी को 370 सीट और एनडीए को 400 पार। तो देश के मिजाज का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी 370 सीट और एनडीए 400 पार, लेकिन साथ साथ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि एक बार फिर से उनकी सरकार बनेगी, और ये आत्मविश्वास वो पहली बार नहीं दिखा रहे। आपको याद होगा लाल किले पर जब वो भाषण देने गए थे 15 अगस्त को, तब भी उन्होंने कहा था कि अगली बार झंडा यहाँ से फहराएंगे। और संसद का जब ये सत्र, बजट सत्र शुरू हुआ, तब उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा था कि जुलाई में पूर्ण बजट जो है वो उनकी सरकार पेश करेगी। तो आत्मविश्वास से तो भरे हुए हैं, लेकिन साथ साथ बात वो अगले 1000 साल की कर रहे हैं। सुनिए जरा। हमारा तीसरा कार्यकाल बहुत बड़े फैसलों का होगा। मैंने लाल किले से कहा था और राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के समय भी मैंने उसको दोहराया था। मैंने कहा था देश को अगले 1000 वर्षों तक समृद्ध और सिद्धि के शिखर पर देखना चाहिए। तीसरा कार्यकाल अगले 1000 वर्षों के लिए एक मजबूत नींव रखने का कार्यकाल होगा। तो तीसरा कार्यकाल देश के लिए एक मजबूत, विकसित भारत की मजबूत नींव रखने का वर्ष होगा। लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कुछ कहा मैं आपको सुनवाता रहूंगा, लेकिन आज की जो चर्चा है, आज की जो डिबेट है, उसमें जो मेरे मेहमान हैं उनसे परिचय करवा देता हूं, क्योंकि प्रधानमंत्री के इस आत्मविश्वास के साथ ही और इस ऐलान के साथ ही कि 370 बीजेपी और एनडीए 400 पार, उस पर जो है उस बिंदु पर मैं आता हूं। उसके बाद एक एक करके तमाम बिंदु जो प्रधानमंत्री ने उठाए, महत्वपूर्ण बिंदु, उन सब पे चर्चा करेंगे। 3 मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, आइए परिचय करवा दूं। शलभ मणि त्रिपाठी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं शलभ मणि त्रिपाठी जी। मेरे साथ कांग्रेस के नेता जुड़ चुके हैं इस वक्त, मेरे साथ कमरू चौधरी जी जुड़ चुके हैं सीधा। अवधेश कुमार जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, स्तंभकार हैं। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। शलभ मणि जी, आपसे शुरुआत करता हूं। प्रधानमंत्री आत्मविश्वास दिखा रहे हैं, 370 सीटों का उन्होंने ऐलान कर दिया, 400 प्लस एनडीए के लिए। ये आत्मविश्वास है कि अति आत्मविश्वास तो नहीं होगा ये? अशोक जी धन्यवाद। आप जिस आत्मविश्वास की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी से ज्यादा और हम सबसे ज्यादा ये आत्मविश्वास देश की जनता को है। आप लोगों से बात करिए, लोग किस प्रकार की चर्चा कर रहे हैं वो आपके सामने आ जाएगा।
जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2014 के बाद भारत सशक्त हुआ, जिस प्रकार से हर मोर्चे पर देश आगे बढ़ा, जिस प्रकार से दुनिया के मस्तक पर भारत का नाम बहुत मजबूती से दर्ज हुआ, निश्चित तौर पे आज देश के लोगों को विश्वास है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत, और जिस प्रधानमंत्री जितने सालों की बात कर रहे हैं, कि 1000 सालों की बात, निश्चित तौर पे देश के लोगों को विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में ये देश अपनी जिस गौरवपूर्ण भूमिका को प्राप्त करने के लिए अग्रसर है, वो निश्चित तौर पर मिलेगी। और इसीलिए आज प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है, ये तो खड़गे साहब भी कह रहे हैं, आपने देखा होगा खड़गे साहब ने भाषण में कहा कि अब की बार 400 पार। ये बात अलग है कि उसके बाद उनकी जो सोशल मीडिया टीम थी लग गई कि नहीं साहब, खड़गे साहब ने इसलिए कहा था, उसने कहा था। तो ये आत्मविश्वास देश की जनता को है, ये आत्मविश्वास देश के लोगों को है, नौजवानों को है, किसानों को है, माताओं बहनों को है। और उनके आत्मविश्वास के आधार पर हम ये मानकर चल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है, एनडीए गठबंधन, अब की बार 400 पार है। पुनः प्रचंड बहुमत की सरकार भारत में बनने जा रही है, देश में बनने जा रही है। आपने देखा होगा कि गठबंधन बनाने का प्रयास हुआ, वो गठबंधन किस हाशिए पर जा पहुंचा है कि जो इंडी गठबंधन के जो सबसे बड़े नायक थे, जिनको ये लोग मान के चलते थे कि नहीं साहब हम आपके नेतृत्व में चुनाव लड़ना चाहते हैं, नीतीश कुमार जी ने भी साथ छोड़ दिया, और भी बहुत सारे लोग साथ छोड़ने के लिए तैयार हैं। तो डूबता हुआ जहाज एक तरफ आपको नजर आ रहा है और एक तरफ बढ़ता हुआ युद्धपोत नजर आ रहा है, जो बहुत मजबूती के साथ दुनिया के मानचित्र पर भारत का मस्तक ऊंचा करने के लिए बढ़ रहा है। और इसीलिए हम सब कह रहे हैं अब की बार 400 पार। नहीं, लेकिन मैं अगर आपसे ये पूछूं कि ये अंक गणित है या केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री के आधार पर इस तरह की बातें बीजेपी कर रही है, या कोई उसका दूसरा कोई अंक गणित का भी फॉर्मूला है? क्योंकि राजनीतिक विश्लेषक तो जब बही खाता खोलते हैं तो वो कैलकुलेट करते हैं ना कि हर राज्य में किसमें कितनी सीटें हैं और कहाँ आपको कितनी सीटें मिली, वहाँ पर आपका एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर क्या होगा, आपके बाकी फैक्टर क्या होंगे, ये सब देखकर कैलकुलेट करते हैं। तो जब बीजेपी इस तरह के दावा बार बार करती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, तो ये केमिस्ट्री है देश की या फिर जो है ये सीधा सीधा मैथ्स है? आप उसको मैथ्स के लिहाज से देखिए, आप उसको केमिस्ट्री के लिहाज से देखिए अशोक भाई, आप जिस भी लिहाज से देखना चाहिए। उत्तर प्रदेश में आपने कई तरह के गठबंधन देखे, दो लड़कों का साथ पसंद है, समाजवादी पार्टी कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़े, और जब लड़े तो बहुत सारे सियासी जो गणितज्ञ हैं उन्होंने कहा कि बहुत बड़ा गठबंधन हो गया, अब तो सपा और कांग्रेस एक हो गए, अब तो भाजपा का रथ रुक जाएगा, अब तो भाजपा हाशिए पर चली जाएगी। नतीजा क्या हुआ? हाशिए पर दोनों पार्टियां चली गई, कांग्रेस भी समाजवादी पार्टी भी। इस देश का सबसे बड़ा गठबंधन कहा गया सबसे खतरनाक गठबंधन कौन सा गठबंधन? बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी मिलकर चुनाव लड़े। आपको पता होगा बहन मायावती जी और अखिलेश जी मिलकर चुनाव लड़े, और बहुत सारे पॉलिटिकल जानकार से कहते थे अब तो बिल्कुल कुछ बचा ही नहीं, अब तो 100 में 60 इनका है, बाकी सब में खेल हो जाएगा। नतीजा क्या हुआ? हमारा गठबंधन देश की जनता के साथ है, हमारा गठबंधन इस देश की माताओं बहनों के साथ है, उस मातृशक्ति के साथ है जिसने इस देश में देखा है कि टॉयलेट एक प्रेम कथा नाम की फिल्म बनती थी। अशोक भाई आपने देखी होगी, आजादी के 7 दशक बाद तक हिंदुस्तान में टॉयलेट एक प्रेम कथा नाम की फिल्म बनती थी, जो बहुत देखी जाती थी और दुनिया उसका मजाक उड़ाती थी कि ये है भारत, जहां माताओं बहनों को शाम को निकलना पड़ता है, अंधेरे में जाके पगडंडियों के किनारे खड़ा होना पड़ता है, लेकिन इस देश में एक प्रधानमंत्री आए नरेंद्र मोदी जी के तौर पर, जिन्होंने झाड़ू उठाई और ये कहा कि घर में अगर देवालय है तो शौचालय भी। उज्ज्वला की योजना दी, आयुष्मान की योजना दी, किसान सम्मान निधि दिया, इतना कुछ दिया। और इसलिए हम कहते हैं कि आज देश के गरीबों से, माताओं बहनों से, नौजवानों से, इस देश के वंचितों से हमारा गठबंधन है, और इस गठबंधन की अंगगणित कहिए या केमिस्ट्री कहिए, उसके आधार पर हम कहते हैं कि इस बार आप देखिएगा करिश्मा होगा, अब की बार भाजपा का जो गठबंधन एनडीए है वो 400 पार है। कमरू चौधरी जी, बीजेपी तो आत्मविश्वास से भरी है, अब की बार 400 पार। उधर जो इंडिया अलायंस बना था उसमें रोज रोज जो है विघटन और प्रहार हो रहे हैं। आप जहां पर बंगाल में हैं, ममता दीदी अलग चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। यह जाहिर सी बात है, ये जो गठबंधन बना ये इसीलिए बना, उसके पीछे एक सोच थी कि अगर मोदी को हराना है, बीजेपी को हराना है, तो एक के बदले एक उम्मीदवार देना पड़ेगा, मजबूती से लड़ना पड़ेगा, नहीं तो 2014 2019 के नतीजे हमारे सामने हैं। लेकिन वो प्रयोग जो है इस वक्त पूरी तरह से फेल होता दिख रहा है। तो क्या कहेंगे कि एक तरफ वो आत्मविश्वास से भरे हुए हैं, दूसरी तरफ क्या विपक्ष का आत्मविश्वास डिगा हुआ है, या एक दूसरे पर भरोसा ही नहीं है, और वो भरोसा डिगा हुआ है, वो बड़ा कारण बन रहा है कि इंडिया अलायंस में बिखराव दिख रहा है? अशोक जी, जहां पे आप बैठे हुए या जहां पे मेरा मित्र त्रिपाठी जी बैठे हुए हैं, वहां से आपको ये आत्मविश्वास लगता होगा, लेकिन हम जहां बैठे हुए वहां पे अहंकार नजर आ रहा है, एरोगेंस ऑफ पावर जिसको इंग्लिश में कहते हैं, कि आज 400 पार जाएंगे तो जरूर चाहिए। आप 400 पार तो राजीव गांधी भी थे वहां पे,
लेकिन वहां से आज 52 सीट पे आ गए ना कांग्रेस पार्टी भी। मैं अपना पार्टी का बात कर, लेकिन ये जनता जनार्दन है, आपको अगर आसमान पे चढ़ाएगी तो आसमान से नीचे उतरना भी जानती है। तो इतना अहंकार और इतना गुरूर मत करो। जिस पार्टी ने अहंकार का एक नारा दिया था कि हमको कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए, आज उसी चीज को दोहरा रहे वहां पे प्रधानमंत्री जी पार्लियामेंट में, जहां पे 2 घंटा का भाषण में उनको लगभग 1 घंटा कांग्रेस ही याद आ रही थी। उनको आज देश का तरक्की के बारे में क्या रोड मैप है उसके बारे में बात करने के बजाय क्यों आज देश 136वां नंबर में है पर कैपिटा इनकम में, क्यों आज गरीब इतना गरीब से गरीब होते जा रहा है, क्यों पूंजीपति कुछ चुने हुए पूंजीपति के हाथ में क्यों देश का साधन बिक रही है। तो ये सवाल का जवाब नहीं है उनके पास। एक राज्य मणिपुर जो जल रहा है 1 साल से, जहां पे दरार इस कदर बढ़ चुका है कि एक समुदाय दूसरे समुदाय से बात करना दूर, नजर भी नहीं आना चाह रहे, इस कदर में आप एक शब्द नहीं बोले मणिपुर के बारे में। आप आज महंगाई के बारे में बोले, आपकी महंगाई में आप अपना महंगाई के बारे में बोलिए। कांग्रेस का महंगाई का वजह से कांग्रेस पार्टी हारी है, लेकिन आप कौन सा महंगाई का बात करें, जवाहरलाल नेहरू का बारे में महंगाई का बात उठा के ले पार्लियामेंट में, ये कहां का तर्क हुआ भाई। आप इस बात का बात नहीं कर रहे हो कि बेरोजगारी किस तरह से, आपने कौन सा रोजगार दिए हो, आपने अग्निवीर वाला रोजगार दे रहे हो लोगों को, कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयमेंट दे रहे हो। आप इस बात का बात जिक्र ही नहीं करना चाहते हो कि आज भी 12 राज्य में जहां पे लोग जो है कि आप वादा क्या किए थे अशोक जी, आपको भी याद होगा 2022 में सबको घर मिलेंगे, लेकिन आप ही का नीति आयोग का रिपोर्ट में क्या कहता है कि 12 राज्यों में 50% हाउस होल्ड आज भी जो है कि ढंग का घर नहीं है उनके पास। ये आप ही का नीति आयोग का रिपोर्ट है। आप जब भ्रष्टाचार का बात करते हो तो एक बात बताओ, आप ही का सीएजी, आप ही का जो ऑडिटर है, उसने भारतमाला प्रोजेक्ट में क्या आरोप लगाया कि 3600 करोड़ रुपया का घोटाला, क्या आपने कोई न्यायिक जांच करवाई, कोई एजेंसी को लगाया इसके पीछे? तो कौन सा भ्रष्टाचार का बात कर रहे हो आप? जब परिवार का बात करते हो तो अजीत पवार को भूल जाते हो। तमिलनाडु का, कर्नाटका में येदियुरप्पा का लड़का को आपने वहां का पीसीसी, वहां का बीजेपी का मैं कमरू जी मैं इन सब पे चर्चा करूंगा, मैं ये परिवारवाद पे भी चर्चा करूंगा, लेकिन जब आप परिवारवाद की बात करते हैं और आप अजीत पवार के, और इस पर जरूर चर्चा होनी चाहिए क्योंकि प्रधानमंत्री ने जो मुद्दा उठाया वो बड़ा इंपॉर्टेंट था, पर अजीत ज्यादा पवार ने तो एनसीपी छोड़ी, इसलिए उन्होंने कहा कि भाई मैं आपका बेटा नहीं हूं, क्योंकि पार्टी तो बेटी के पास चलेगी। वही तो परिवारवाद की जब प्रधानमंत्री ने जिक्र किया। लेकिन मैं एक बात कहता हूं, आपने कहा आत्मविश्वास, अति आत्मविश्वास, वो ठीक है, उस पर अभी मैं इससे पहले की चर्चा खोलूं। जब आप मणिपुर का बात करते हैं तो ये क्यों भूल जाते हैं कि इसी देश में कश्मीर भी था, इसी देश में नॉर्थ ईस्ट में और भी बहुत कुछ हो रहा था जो यूपीए सरकार की। जब आप महंगाई की बात करते हैं, महंगाई का प्रधानमंत्री ने किस कंटेक्स्ट में जिक्र किया? इसलिए किया क्योंकि लाल किले से पंडित नेहरू का पहले भाषण से लेकर के कांग्रेस की सरकार जितने साल रही, 6 दशक 7 दशक तक, उस 7 दशक तक महंगाई को कम करने का, महंगाई को हटाने का लगातार आप वादा करते रहे, लेकिन महंगाई के लिए किया क्या? तो सबसे बड़ी बात यह है कि महंगाई, अगर 1947 से नेहरू जी महंगाई का गाना गाते हैं और उसके बाद जो है 2004 तक लगातार कांग्रेस महंगाई का गाना गाती रहती है, तो फिर सवाल यह कि आप लोगों ने क्या किया? नीति पर तो सवाल उठेगा। आप कौन सा महंगाई का बात कर रहे हो हमको मालूम नहीं है। 2014 में जब यूपीए सरकार थी तब हमको 14.2 केजी का सिलेंडर मिलता था 450 रुपया में। आज वही 12 केजी का सिलेंडर हमको 1100 रुपए में लेना पड़ रहा है। हमारा टाइम में पेट्रोल, एक सेकंड अशोक, मेरे को खत्म कर। हाँ, ठीक है। महंगाई किस चीज है? मेरा घर में अगर बोझ आ रहा है तो मेरे को किस चीज पे चुभती है? 2-4 चीजें हैं। टमाटर का केजी में तो सरकार गिर गई थी, ये तो आपको भी याद होगा। लेकिन आज महंगाई किस चीज का है? अगर 4 साल 5 साल पहले अगर कोई स्कूटी खरीदने जाता था 70,000 75,000 में उसको स्कूटी मिलता था, आज के डेट में वो 1,10,000। माय डियर सर, 4 साल में 5 साल में कितना % महंगाई आप बढ़ा दियो? आप तो जीएसटी का ग्रोथ दिखा रहे हो, महीना पे महीना, मंथ ऑन मंथ, ईयर ऑन ईयर हमारा इतना ग्रोथ। तो सर अगर महंगाई नहीं कमरू जी 43 रुपया डॉलर से लेकर 83 रुपया डॉलर, कमरू जी यही महंगाई के मुद्दे, यही सिलेंडर, गैस का सिलेंडर लेकर अभी आप 5 राज्यों में प्रचार कर रहे थे। जनता तो आपकी थ्योरी, आपके
तर्क सुनने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि जनता को कहीं तो लगता होगा ना कि भाई जो चीज आप नहीं कर पाए वो उन्होंने करके दिखाया। तभी तो आप लोग गैस के सिलेंडर्स के साथ आप लोगों का चुनाव प्रचार शुरू होता है और वही गैस के सिलेंडर के साथ आपका चुनाव प्रचार बंद हो जाता है, पब्लिक उठा के बाहर फेंक देती है सत्ता से। अशोक जी देखिए, आज बंगाल से हम भी बिलोंग करते हैं और इंडिया गठबंधन में ममता बनर्जी भी है। सर मैं बंगाल की बात नहीं कर रहा हूं कमरू जी, मैं 5 राज्यों की बात कर रहा हूं। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। ममता बनर्जी जितना करप्शन का चार्जेस में लिप्त है, उतना करप्शन का चार्जेस इलेक्शन में हम भी उठाए थे मुद्दा, भारतीय जनता पार्टी ने उठाई मुद्दा, बीजेपी ने तो इतना तक स्लोगन दे दी कि 200 पार। कमरू जी, हुआ क्या है? कमरू जी आपने बड़ा इंपॉर्टेंट बात कहा, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। आप एक तरफ कहते हैं, एक तरफ खड़े होकर अधीर रंजन चौधरी कहते हैं कि ये सबसे भ्रष्ट है ममता बनर्जी, दूसरी तरफ राहुल गांधी और सोनिया गांधी जाके उनसे हाथ मिलाते हैं कि हमारे गठबंधन का। इसीलिए तो लोग, क्रेडिबिलिटी आप लोगों की नहीं है, इसीलिए लोग आप पर विश्वास नहीं करते कि आप कहते हैं करप्ट है, लेकिन दूसरी तरफ हाथ मिलाते हैं कि हम इंडिया गठबंधन में मिलकर हम काम करेंगे। इसलिए क्रेडिबिलिटी का संकट है और इसलिए हारते हैं। लेकिन आपने जो मुद्दे उठाए मैं उस पर जरूर आऊंगा। आपने कहा, मैं इससे पहले शलमणि आपको मैं मौका दूं जो महंगाई और बाकी मुद्दे, 3600 करोड़ इस पे बहस छेड़ दी। मैं आता हूं, मैं सब मुद्दों पर आऊंगा, मैं अभी ईडी पे भी आऊंगा, 600 करोड़ का घोटाला मैं उस पे भी आऊंगा, लेकिन अभी आपने जो कहा, पहले मैं अवधेश जी, ये आत्मविश्वास है, ये अति आत्मविश्वास है, क्योंकि कम से कम 2 चीजें मेरे सामने हैं। क्योंकि आपको भी याद होगा 2014-2019 वो चुनाव भी हमने बड़े करीब से देखे थे और उन चुनाव में भी हम लोगों को लगता था कि जो बीजेपी कह रही है अब की बार 300 पार, कोई मानने को तैयार नहीं था, बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषक मानने को तैयार नहीं थे, लेकिन नतीजे वही आए जो नरेंद्र मोदी प्रिडिक्ट कर रहे थे। तो ये आत्मविश्वास है, अति आत्मविश्वास है। नहीं, खैर अति आत्मविश्वास तो कहना जरा, देखिए परिस्थितियां देखनी होती है, क्योंकि आपने इसको बिल्कुल एक चुनाव शास्त्र पर टिका दिया है, तो मैं कुछ टर्मिनोलॉजी के साथ बात करूंगा, फिर बाकी कमलू जी के बात का भी जवाब दूंगा। हम लोग जब सेफोलॉजी करते थे तो एक शब्द प्रयोग करते थे हमेशा चुनाव में, माने इंडेक्स ऑफ ऑपोजिशन यूनिटी करते थे ना, बिल्कुल। एंटी इनकम्बेंसी को मापने के लिए जो सेफोलॉजी है उसमें एक शब्द आता है IOU। तो IOU में देखा जाता था कि ये जो पार्टियां हैं किन किन क्षेत्र में कितने वोट पाती हैं, कितना इनका परसेंटेज वोट है, उसके आधार पर हम लोग उसको बजाबता 100 से भाग देकर के निकालते थे। अब इस समय अगर आप अंक गणित अगर देख रहे हैं तो इस समय आप एक शब्द नया जोड़िए कि इंडेक्स ऑफ पोजीशन यूनिटी एंड इंडेक्स ऑफ ऑपोजिशन यूनिटी। जो सत्तारूढ़ है उसकी एकता का सूचकांक और जो विपक्ष है उसकी एकता का सूचकांक, दोनों को जरा आप खड़ा कर दीजिए तो आप देखेंगे कि ये मैं आपको बता रहा हूं कि मैं अगर मोटा मोटी, मेरे पास पेपर नहीं तो निकाल के बता सकता हूं कि इस समय 70-30 होगा करीब करीब। अगर उसको सेफोलॉजी का अंक गणित जो बताता है उसके आधार पर पोजीशन इंडेक्स ऑफ पोजीशन यूनिटी, सत्ता के मतलब सत्ता एकता सूचकांक अगर आप कहते हैं तो वो करीब 70 होगा और विपक्षी एकता सूचकांक करीब 30 होगा। तो ये सेफोलॉजी के आधार पर इस समय करते हैं, वो भी अभी आने वाले समय में जिस आधार पर, देखिए नीतीश कुमार जिस समय गए हैं वो ऐसा समय था जब नीतीश कुमार को एनडीए में रहते हुए एनडीए का विरोध करके बाहर जाना चाहिए था, क्योंकि वो मंडलवादी थे और वो कहते थे ये कमंडलवादी है। अब 22 तारीख को जो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है वहां विग्रह की, उसके बाद उन्होंने फैसला पर एकदम कर लिया कि अब जाना ही है, और वो गए हैं क्योंकि वो एक प्रभाव देखा है वहां। और उस प्रभाव में जब उनका शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था तो उस समय एक भी नीतीश जिंदाबाद के नारे नहीं थे, लेकिन जय श्री राम के नारे लग रहे थे और उसको नीतीश कुमार सहन कर रहे थे। तो ये जो प्रधानमंत्री ने आज कहा है कि ये राम मंदिर की प्रतिष्ठा से भारत की संस्कृति और इसको गौरव को लगातार ऊर्जा मिलती रहेगी और 1000 वर्ष की वो बात कर रहे हैं, उसका मतलब हुआ कि 1000 वर्ष पहले जो एक प्रवृत्ति देश में हुई कि बाहर से जो आक्रमणकारी आए उन्होंने धर्म स्थलों को तोड़ा, निर्दयता पूर्वक या तो आपने धर्म परिवर्तन किया या लाखों लोगों का कत्लेआम किया, और उसके बाद अंग्रेज आए तो वो जो प्रोसेस था वो राम मंदिर के पुनर्निर्माण के साथ वो प्रोसेस उल्टा है। और इस समय जो भी फैसले हो रहे हैं वो उसी ढंग से आगे 1000 वर्ष तक प्रभाव डालेंगे कि उस 1000 वर्ष में भी कोई ऐसा करने ना आए।
तो वो एक भाव, वो जो बोल रहे हैं इस समय जनता के अंदर, आप देखेंगे देश में जाएंगे, क्योंकि मैं अयोध्या में था, आप भी थे, 3 से 4 हजार लोगों से मैंने घूम घूम के बात किया है। जो जनता का मनोभाव है वो प्रधानमंत्री को कॉन्फिडेंस दे रहा है। और मैं अभी ये कहने के लिए तैयार हूं, मैं पूरे देश को, देश के बाहर भी जो लोग सोच रहे हैं, जब नरेंद्र मोदी 2013 में प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बने तो एक नेशनल टेलीविजन चैनल पर था, इस देश के एक बड़े एंकर थे, उन्होंने पूछा क्या भाजपा 272 पार करेगी? मैंने कहा नहीं, 272 तक पहुंचेगी। वो खूब चला, वायरल हुआ था। मैंने कहा भाजपा 272 पार कर सकती है, क्योंकि जब तूफान आता है ना, नरेंद्र मोदी उस समय एक शब्द दिया था जो बाद में चला था, नरेंद्र मोदी एक तूफान है, और जो तूफान अपने प्रचंड अवस्था में चलता है तो बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं, चट्टान ध्वस्त हो जाएंगे। इस बार की राजनीति में बड़े बड़े चेहरे, बड़ी बड़ी पार्टियां ध्वस्त होंगी, क्योंकि नरेंद्र मोदी एक ऐसा तूफान बन के आया है जो देश के अंदर जो गुस्सा और भाव था कि हमारे देश को कैसा होना चाहिए उसको प्रकट कर रहे हैं। तो नहीं, मैं तो वो चीजें 2014 से बढ़ते बढ़ते जो उन्होंने कहा कि उस गड्ढे को भरा है, मतलब लोगों को विश्वास दिलाया है, और 2019 में हमने नींव डाली है भारत के नवनिर्माण की। अब 2000 के बाद हम पुनर्निर्माण की ओर बढ़ रहे हैं। तो ये पुनर्निर्माण का मतलब है कि इकोनॉमी तो हमारे यहाँ ही, लेकिन वो जो इकोनॉमी होगी वो केवल सूखी इकोनॉमी नहीं होगी, वो हमारी सभ्यता, संस्कृति, धर्म, अध्यात्म, सामाजिकता को समाहित करते हुए, और जो मंडलवादी कहते थे कि भैया, तो वो समाहित करते हुए होगी। अब अंतिम मैं बता रहा हूं, राम मंदिर मुद्दा उठाने के बाद भाजपा 2 से 89 तक पहुंची थी। राम मंदिर के मुद्दे से वो देश की दूसरी पार्टी हुई थी, जबकि उस समय दुष्प्रचार ये था कि आडवाणी की रथ यात्रा मंडलवाद के विरुद्ध है। नरेंद्र मोदी ने सामाजिक न्याय की अवधारणा को, जो कि मंडलवादी अवधारणा थी कि मंडल के ही सामाजिक न्याय करता है, उसको बाहर निकाल के कि केवल आरक्षण नहीं है, उसके व्यवहारिक रूप को परिवर्तित किया है। जो बजट भाषण में जो वित्त मंत्री ने कहा कि ये सोशल जस्टिस है, इट इज रियल सेकुलरिज्म इन एक्शन। ये यही सेकुलरिज्म है कि हम जो काम कर रहे हैं मुसलमानों को भी मिल रहा है। तो इस समय मंडल जिसको कहा जाता था, जिसको कि दूसरे, उसको नरेंद्र मोदी ने सामाजिक न्याय के रूप में मंडल, सामाजिक न्याय, और जो उनकी परिभाषा में कमंडल है, क्योंकि तीनों को समाहित किया है, तो परिणाम उसके अनुरूप ही आने वाले हैं। लेकिन जब आर्थिक आप विषयों की बात करते हो तो कमरू जी ने कुछ सवाल उठाया, मैं उन पर जरूर आऊंगा। कमरू जी, एक मिनट, जो मैं शरद जी आपको मौका दूंगा उस पर रिस्पॉन्ड करने का, क्योंकि वो कह रहे हैं कि महंगाई आखिर किस तरह की महंगाई, सुनने के लिए तैयार नहीं, आपने कह दिया। अवधेश जी सुनिए, देश ना सुना, लेकिन हम दो टूक में सबकी सुनते हैं, हम विपक्ष को भी बराबर का मौका देते हैं, और विपक्ष के सवाल भी जो है जायज है, डेमोक्रेसी इसी को कहते हैं। इसलिए देश भले ही, ये बात आपकी हो सकती है कि जनता, मैं फिर कह रहा हूं कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में सुनिए, एक पार्टी जिसने 2006 से लेकर 2014 तक सारे बैंकों को डुबा दिया, 52 लाख करोड़ रुपया कर्ज दे दिया हो, फोन पर कर्ज दिए जा रहे हो, देश की चीजें गिरवी रखने की, उस समय जो कॉमर्स मिनिस्टर थे, सुनिए, उस समय जो कॉमर्स मिनिस्टर थे, उन्होंने क्या कहा कि देश को सोना गिरवी रखने की स्थिति आ गई है। आज जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, कैसे बात करेंगे? वो ठीक है, वो मुद्दे, वो जाहिर सी बात है, लेकिन कमरू जी ने कहा ना, इसलिए तो हम हार गए थे। कमरू जी ने तो कहा ना, इसलिए तो हमें जनता ने हरा के बाहर कर दिया था। लेकिन मैं अभी के मुद्दों पे बात करूंगा, मुझे एक ब्रेक लेना, मैं ब्रेक के बाद आ रहा हूं। कुछ मुद्दे उठाए, और साथ साथ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परिवारवाद पर, और 2 मुद्दे लगातार वो उठा रहे हैं, और वो अपनी गारंटी की भी बात करते हैं। एक परिवारवाद को लेकर वो लगातार उठाते हैं, और दूसरा जो ईडी की कार्रवाई हो रही है, क्योंकि उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद भी संकेत दिए थे, और अब एक बार फिर संकेत दिया कि वो इस इश्यू पर सरकार पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। जांच एजेंसियों को पूरी तरह से छूट मिलेगी अपना काम करने की। आता हूं इस ब्रेक के बाद। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। मौसम को अपने पैशन के बीच जो नहीं आने देते, मैं उनका फैन हूं। मेरी तरह एसबीआई भी आपका फैन है, इसलिए एसबीआई आपके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करता है। तो एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, असिस्टेंस टू एमएसएमईज और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बैंकिंग सॉल्यूशंस। घर छोड़ दूं? एसबीआई बदल रहा है, क्योंकि हम एक बदलते देश के फैन हैं। एसबीआई, देश का फैन। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले।
लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करे तैयारी। एनपीएस जरूरी है। मोदी सरकार की गारंटी, सस्ती दवाई, अच्छी दवाई, कम से कम 75% डिस्काउंट। अब तक जरूरतमंदों के 23,000 करोड़ रुपए बचे। हमारा संकल्प विकसित भारत। पेमेंट फेल। लेकिन पैसे तो कट गए। गई मेरी मेहनत की कमाई। हो जाएगी भरपाई, चिंता मत कर मेरे भाई। अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन फेल हो जाए और अकाउंट से पैसे कट जाए तो बैंक समय से पैसे लौटा देगा, वरना कॉम्पनसेशन का है प्रावधान। नहीं तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन को शिकायत करें आप। योर बिल। मेरी फीस। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। कितनी देर कर दी आने में, कितने परेशान थे हम तुम्हारे बिना। तुम्हें कुछ हमारा ख्याल था कि नहीं? मेरी और दीदी की तो पढ़ाई तक छूट गई थी, तुम तो थे नहीं। माँ ने कितनी ठोकरें खाई है, तुम सोच भी नहीं सकते। उनकी सेहत कितनी बिगड़ने लगी थी भाई साहब। हर महीने कोई ना कोई बीमारी, डॉक्टर के भी पैसे कहाँ थे हमारे पास। पर जब से तुम आए हो ना, तब से सारी परेशानी की छुट्टी हो गई। अब तुम संभालो, हम तो भैया चले स्कूल को। प्रधानमंत्री मोदी जी के कुशल नेतृत्व में सिर्फ 4 सालों में 3 करोड़ से 14 करोड़ ग्रामीण घरों में नल से शुद्ध जल। कष्टों की छुट्टी, मोदी की गारंटी। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। दो टुक आप देख रहे हैं और दो टुक में हम चर्चा कर रहे हैं 10 का दम की। 10 साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार को होने जा रहे हैं और एक तरह से संसद का ये चुनाव से पहले जो अंतिम सत्र है, 17वीं लोकसभा का, उसका अंतिम सत्र है। और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर जब अपने सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई, विपक्ष पर जोरदार प्रहार भी किया और साथ साथ ये भरोसा भी जताया कि तीसरे टर्म में जो है उनकी सरकार एक बार आएगी, तब वो क्या करेगी, 1000 साल के भारत किस तरह से बनाना, उसको लेकर कैसी नींव एक तैयार करनी, उस सबका जिक्र किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 इश्यूज लगातार उठा रहे हैं पिछले कई सालों में। अगर आप उनके भाषणों का विश्लेषण करेंगे, एक वो परिवारवाद को बहुत घातक मान रहे हैं और दूसरा वो लगातार जो है वो कह रहे हैं कि जो लूटा है देश का पैसा नेताओं ने, राजनीतिक पार्टियों ने, भ्रष्टाचारियों ने, वो लौटाना पड़ेगा। परिवारवाद को लेकर आज उन्होंने क्या कहा, जरा सुनते हैं। हम किस परिवारवाद की चर्चा करते हैं? अगर किसी परिवार में अपने बलबूते पर जन समर्थन से एक से अधिक अनेक लोग अगर राजनीतिक क्षेत्र में भी प्रगति करते हैं, उसको हमने कभी परिवारवाद नहीं कहा है। हम परिवारवाद की चर्चा वो करते हैं जो पार्टी परिवार चलाता है, जो पार्टी परिवार के लोगों को प्राथमिकता देती है, जो पार्टी के सारे निर्णय परिवार के लोग ही करते हैं, वो परिवारवाद है। न राजनाथ जी की कोई पॉलिटिकल पार्टी है, न अमित शाह की कोई पॉलिटिकल पार्टी है। देश के लोकतंत्र के लिए परिवारवादी राजनीति, पारिवारिक पार्टियों की राजनीति, ये हम सबकी चिंता का विषय होना चाहिए। परिवारवादी जो राजनीति है सबकी चिंता का विषय होना चाहिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा और साथ साथ ये भी कहा जो पैसा लूटा है वो तो लौटाना पड़ेगा। साफ सा इशारा है कि जांच एजेंसियां अपनी कार्रवाई लगातार करती रहेंगी। आज जब भ्रष्टाचारियों पर एक्शन लिया जा रहा है तो लोग उनका समर्थन में हंगामा करते हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, इनके समय में एजेंसियों का सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक उपयोग के लिए उपयोग किया जाता था, बाकी उनको कोई काम करने नहीं दिया जाता था।
अब आप देखिए उनके कालखंड में क्या हुआ। पीएमएलए एक्ट के तहत हमने पहले के मुकाबले 2 गुने से अधिक केस दर्ज किए। कांग्रेस के समय में ईडी ने 5,000 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की। हमारे कार्यकाल में ईडी ने 1 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति। देश का लूटा हुआ माल देना ही पड़ेगा। और जिनका इतना सारा माल पकड़ा जाता हो, नोटों के ढेर पकड़े जाते हो, और अधीर बाबू तो बंगाल से आते हैं, देखे हैं नोटों के ढेर उन्होंने। तो किस किस के घर में से पकड़े जाते, किस किस राज्यों में पकड़े जाते थे। मैं इस पवित्र सदन में फिर से दोहराना चाहूंगा, जिसको जितना जुल्म मुझ पर करना है कर ले, मेरी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई चलती रहेगी। जिसने देश को लूटा है उनको लौटाना पड़ेगा। जिन्होंने देश को लूटा है उनको लौटाना पड़ेगा। ये मैं देश को इस सदन की पवित्र जगह से वादा करता हूं। जिसको जो आरोप लगाना है लगा लें, लेकिन देश को लूटने नहीं दिया जाएगा, और जो लूटा है वो लौटाना पड़ेगा। जो लूटा है लौटाना पड़ेगा, और भ्रष्टाचार के खिलाफ जो कार्रवाई वो चलती रहेगी। शलभ मणि त्रिपाठी जुड़े हुए हैं बीजेपी से, कमरू चौधरी कांग्रेस के नेता हैं, अवधेश कुमार जी मेरे साथ जुड़े हैं। शलभ मणि जी, भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार कार्रवाई करती रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा, परिवारवाद को लेकर बार बार आप पर आरोप लगते हैं। जिन नेताओं का जिक्र आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 नाम लिए, अमित शाह जी का, राजनाथ सिंह जी का, क्योंकि अक्सर जब परिवारवाद की बात होती है तो इन 2 नेताओं और इनके बेटों को लेकर के विपक्ष हमलावर रहता है। आज पीएम ने इस मुद्दे पर अपनी एक लाइन खींची, क्या कहेंगे आप? अशोक भाई, बहुत सामान्य बात है। शलभ मणि त्रिपाठी का बेटा कल को अगर राजनीति करना चाहता है, सामाजिक क्षेत्र में जाना चाहता है, कल को वो जाके कांग्रेस पार्टी में शामिल हो जाएगा तो अशोक श्रीवास्तव जी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज चलाएंगे कि भाई शलभ मणि जी भाजपा में है, उनके परिवार का कोई सदस्य कांग्रेस में चला गया। कमरू जी का कोई अगर परिवार का सदस्य किसी और पार्टी में जाता है तो सवाल उठेंगे। तो किसी को भी राजनीति करने का, सामाजिक क्षेत्र में काम करने का अधिकार है, क्यों नहीं है? लेकिन हाँ, काम कैसे करें? आप अगर जिनकी बात कर रहे हैं, आप देखिए बहुत से नेता हैं जिनके बच्चे आते हैं, शुरुआती तौर पर दरी बिछाते हैं, कुर्सियां लगाते हैं, एक एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, वार्ड मेंबर होते हैं, करते हुए चुनाव लड़ते हुए बहुत से लोग टिकट नहीं भी पाते। ऐसे सैकड़ों नाम होंगे, कांग्रेस पार्टी में भी होंगे, ऐसा नहीं है, भाजपा में भी होंगे, सपा में भी होंगे। लेकिन समस्या तब होती है जब कोई अजीत पवार ये कहते हुए पार्टी छोड़ते हैं कि पार्टी में इसमें तो हमारा कोई स्थान नहीं है। कोई शिवपाल यादव ये कहते हुए पार्टी छोड़ते हैं कि भाई इस पार्टी में तो मेरा कोई योगदान नहीं है, मेरे लिए कोई जगह नहीं है, मैं भले इस पार्टी को मैंने अपने सिंह से उठाया हो तो भी इसमें कोई जगह मुझे नहीं मिलने वाली। समस्या तक खड़ी होती है जब कांग्रेस पार्टी के बड़े से बड़े नेता ये कहते हुए पार्टी छोड़ के जाते हैं कि भाई हमारे यहाँ जिस व्यक्ति को लॉन्च करने की कोशिश की जा रही है उस व्यक्ति के पास कुत्तों से खेलने का मौका तो है, पर हमारे लिए मौका नहीं है। बड़े से बड़े नेता, मैं नाम लेना शुरू करूंगा, आप गुलाम नबी आजाद साहब को देखिए ना, बड़े से बड़े नेता ने कहा कि हमारे लिए तो इज्जत ही नहीं है पार्टी में। तो तब समस्या आती है जब कोई पार्टी पूरी तौर पर किसी परिवार के नियंत्रण में रहती है, वो परिवार ही सब कुछ होता है। और कांग्रेस पार्टी के नेताओं के साथ तो समस्या है, अच्छे लोग ऐसा नहीं है, कमरू भाई भी अच्छे व्यक्ति है सब लोग, लेकिन समस्या क्या है कि जब आप केवल अपने आका को खुश करने के लिए कोई भाषण देते हैं, जब आप अपने आका को खुश करने के लिए आपको लगता है कि उसी को खुश करके ही आपको कुछ मिलेगा, चाहे राज्यसभा हो चाहे विधान परिषद हो, तो आप कांग्रेस पार्टी या कोई पार्टी हो उसकी नीति की बजाय आप केवल आका को खुश करने में लग जाते हैं, और इसलिए इस प्रकार की स्थिति होती है। यह है परिवारवाद, और इस परिवारवाद ने बहुत नुकसान किया देश का। इस परिवारवाद ने देखिए विपक्ष का भी नुकसान किया। आज अगर राहुल गांधी को बार बार लॉन्च करने की जरूरत नहीं की जाती तो आप देखिए शायद नीतीश कुमार जी उस गठबंधन के साथ होते, शायद और भी लोग उस गठबंधन के साथ होते, लेकिन आप बार बार एक ही व्यक्ति को लॉन्च करने की जब कोशिश करते हैं, और मैं तो कहता हूं अशोक भाई कि आप जानते हैं किस प्रकार से वो लगातार चुनाव हारते चले आ रहे हैं, लेकिन क्या उन पे कोई सवाल उठा कभी कांग्रेस पार्टी के भीतर? देश के लोग सवाल उठा रहे हैं। आज हमने अभी देखा धनबाद का वीडियो है, इनके हमारे जो कांग्रेस के साथी बैठे इनके बगल का ही वीडियो है, और धनबाद में वो चले जा रहे हैं रोड शो लिए। रोड है पर चोर है ही नहीं, शो के नाम पे कुछ नहीं है। जो कांग्रेस पार्टी के लोग वीडियो बना रहे हैं वो भी कह रहे हैं कि भाई भीड़ नहीं आई पता नहीं क्यों।
तो ऐसे व्यक्ति की बजाय अगर हमारे कमरू भाई को आगे कर देते तो शायद कांग्रेस पार्टी थोड़ी आगे बढ़ती। लेकिन कमरू जी कुछ सवाल विपक्ष तो होना चाहिए। कमरू जी कुछ सवाल उठा रहे हैं कि भाई आपकी सरकार ने 2022 तक सबको पक्का मकान देने का वादा किया था। वो ये भी कह रहे हैं महंगाई के मोर्चे पर भी सरकार जो है वो गैस सिलेंडर का दाम बताते हैं, बाकी चीज़ों का, पेट्रोल का रेट बताते हैं। वो कहते हैं उन सब मोर्चों पर आपकी सरकार नाकाम रही है, फिर भी आप अगर आत्मविश्वास की बात कर रहे हैं वो अति आत्मविश्वास बताते हैं उसको। अशोक भाई, ये देश बहुत मैच्योर हुआ है, बहुत आगे बढ़ा है, और एक लाइन की पंक्तियां है ना, हम साथ चले तो जीतेंगे। ये देश इस भावना के साथ आगे बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि आज उनको लीडरशिप मिली है नरेंद्र मोदी जी की। इस सदी की सबसे बड़ी महामारी से हम सब लड़े, हमारे विपक्ष के लोग लड़े, सब लड़ा, सारा देश लड़े, और इस सदी की सबसे बड़ी बीमारी ने हमारे आसपास के मुल्कों के साथ क्या किया। अमेरिका जैसा सशक्त देश आज कहां खड़ा है आप देखिए। चाइना की क्या स्थिति हो रखी है, श्रीलंका में तो गृह युद्ध छिड़ गया। पाकिस्तान की स्थिति यह है कि वहां पर आटा का भाव 300-400 रुपए किलो चला गया, क्या भुखमरी की स्थिति आई। लेकिन प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस देश के 140 करोड़ लोगों ने इस सदी की सबसे बड़ी महामारी का मुकाबला किया। और कैसे मुकाबला किया कि ब्राजील के जो देश के प्रमुख हैं, ब्राजील के देश के प्रमुख ने एक ट्वीट किया, एक एक्स पे पोस्ट डाली, और उसमें प्रधानमंत्री जी की तुलना किससे की? हनुमान जी से की, कि हमें भी वैक्सीन दी। तमाम दुनिया के जो देश उनको वैक्सीन दी। पहली बार देश ने देखा पोलियो का टीका भारत में कब आया? जब दुनिया के सारे देश संतृप्त हो चुके थे, तब पोलियो का टीका हमको मिलता था, बीसीजी का टीका हमको मिलता था। लेकिन भारत ने वैक्सीन बनाई। आज भारत चंद्रयान लेकर कहां पहुंच गया? चांद पर पहुंच गया, और पूरे देश ने ताली बजाई। और एशियन कंट्रीज ने कहा कि पहली बार हमको यह गौरव हासिल हुआ है कि किसी एशियन कंट्री ने चांद पर पहुंचने में सफलता हासिल की। हम सूर्य की तरफ बढ़ रहे हैं, आज हम रॉकेट लेके आगे बढ़ रहे हैं। और देश के भीतर मैं तो कहता हूं, मैं देवरिया को रिप्रेजेंट करता हूं। आइए कमरू भाई, पिछले धनतेरस का मैं आपको आंकड़ा देता हूं। देवरिया कोई बहुत बड़ा शहर नहीं है। 200 करोड़ रुपए की खरीदारी हुई देवरिया के भीतर धनतेरस पर। आप कहां पड़े हैं? आप लगातार लोगों की सैलरीज बढ़ी है, लगातार लोगों की इनकम बढ़ी है। सरकार ने जिस प्रकार से लोगों की सेवा की है, 80 करोड़ लोगों तक राशन पहुंच रहा है, लोगों को आवास मिल रहा है। और आप सवाल उठा रहे हैं जो एक टॉयलेट तक नहीं दे पाए। इस देश में टॉयलेट, एक प्रेम कथा नाम की फिल्म बनी, जो टॉयलेट तक नहीं दे पाए, वो सवाल उठा रहे हैं मोदी जी से, जो सबको छत देने का प्रयास कर रहे हैं। और जाइए, मैं तो कहता हूं, हर गांव में जाके आप हाथ उठाकर पूछिए कि इनको आवास मिला है। आपको 90% लोग ऐसे होंगे जो माताएं बहनें हाथ उठाएंगी कि हाँ, हमें मोदी ने आवास दिया है। और सबसे अच्छी बात है कि उस आवास पर उस माँ का नाम लिखा होता है, उस बहन का नाम लिखा होता है, वो मालिक होती है। ओके, कमरू जी, एक बात जरूर है, अभी आपने खुद जिक्र किया करप्शन के इश्यूज पे। आपने ममता दीदी का बताया कि आप लोग भी इस बात से लड़ते रहते हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब संसद में जिक्र किया नोटों की गड्डियों का, उन्होंने अधीर रंजन चौधरी की बात करी कि आप भी वहीं से आते हैं। उनका इशारा साफ टीएमसी के उन नेताओं की तरफ जहां नोटों का पहाड़ निकलते देखा था। आप भी वहीं से आते हैं जहां पे जिस राज्य में नोटों का पहाड़ निकला। तो जब करप्शन को लेकर के जब सरकार एक्टिव होती है, क्रेडिबिलिटी, देखिए प्रॉब्लम विपक्ष के साथ एक ये भी आती है कि आप लोग खुद कह रहे हैं, लेकिन जब करप्शन पर कार्रवाई होती है तब आप लोग कभी दाएं जाते हैं, कभी बाएं जाते हैं। आप ना ओपनली सपोर्ट करते हैं और कभी विरोध में। आप लोगों ने, कांग्रेस ने खुद का शराब घोटाला है, आज उन्हीं शराब घोटाले के आरोपी अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े नजर आते हैं। तो क्रेडिबिलिटी कैसे बचेगी विपक्ष की? फिर कैसे लड़ेगा विपक्ष? कमरू भाई और अशोक जी, थोड़ा ध्यान से सुनिए। 2013 में जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन बना था, हम सब उसमें बहुत उत्साहित थे कि शायद हिंदुस्तान में अब जो है कि करप्शन खत्म होने जा रही है। कुछ इस तरह से हमारा भी नाराजगी थी कि जिस तरह से घोटाला, एक पे एक घोटाला, 2G स्कैम, तो ये स्कैम, वो स्कैम का ये मीडिया में आ रहा था। लेकिन आज 10 साल के बाद में 2014 से लेकर 2024 तक एक नेता कांग्रेस का बताइए जिसने 2G स्कैम में अरेस्ट हुआ या गिरफ्तारी हुआ या तो फिर उसको सजा मिला। पहला नंबर पॉइंट। दूसरा नंबर पॉइंट, आज अगर किसी का अगेंस्ट में अगर करप्शन का चार्जेस है तो उसका पीछे में ईडी लगी हुई है, सीबीआई लगी हुई है, या तो फिर कोई भी जांच एजेंसी लगी हुई है, हम उसको स्वागत करेंगे। हम उसका स्वागत जोर जोर से करेंगे कि भाई इस करप्ट नेता को पब्लिक लाइफ में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। लेकिन हमको ये बात बताइए कि आज उत्तर प्रदेश में जहां से त्रिपाठी साहब आते हैं, वहां पे क्या जो शादी का जो घोटाला हुआ, अभी हाल फिलहाल जो पर्दाफाश हुआ, कितना गिरफ्तारी हुआ उसमें बता दे। जो सीएजी का रिपोर्ट 3600 करोड़ का घोटाला आया सामने, कितना, कौन सा इंक्वायरी आ गया उसमें? जब हम चिल्ला रहे थे कि भाई हमारा यहाँ पे अदानी को सब चीज दे दिया जा रहा है, अदानी और मोदी जी का एक नेक्सस तैयार हुआ,
आप इलेक्ट्रल बॉन्ड्स किससे ले रहे हो उसका पर्दाफाश कीजिए। कमरू जी, अशोक जी आप समझ रहे हैं नहीं, आप बिल्कुल आप गलत समझ रहे हैं, आप गलत समझ रहे हैं। सुनिए, आप अडानी, सुनिए मेरी बात सुनिए, नहीं कमरू जी, एक मिनट मेरी बात सुनिए। मैं सिर्फ याद दिला रहा हूं आपको। मुझे मालूम है आपको लग रहा होगा कि आप अडानी पे बोल रहे हैं, मैं आपको 5 मिनट दूंगा सर, अडानी पे खूब बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत क्या है, इन्हीं अडानी को लेकर के आप लोग जो है, आपके मुख्यमंत्री जब तेलंगाना में आते हैं, सबसे पहले अडानी के बेटे और उनके लिए दरवाजे खोल देते हैं, और जब कांग्रेस के नेताओं से प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछा जाता है तो पी चिदम्बरम माइक खिसका देते हैं, और सुप्रिया श्रीनाथ कहती है नहीं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अडानी पे। सर मैं यही एग्जैक्टली कह रहा हूं, आप लोग की क्रेडिबिलिटी इसलिए नहीं है क्योंकि आप लोग जो कहते हैं आप लोग खुद उसका पालन नहीं करते। अब आप अडानी पे 5 मिनट बोलिए, मैं नहीं रोकूंगा आपको। अशोक जी, मैं आप पे सवाल नहीं उठा रहा हूं, लेकिन सवाल इस बात पे उठा रहा हूं कि जब अदानी पे कोई सवाल उठ रहा है, क्या ये इनकम्बेंट नहीं है सरकार पे कि उस पे इंक्वायरी किया जाए? बिल्कुल नहीं है इनकम्बेंट। क्यों नहीं है? क्योंकि ये सवाल बीजेपी के लिए इतना अनकंफर्टेबल है बीजेपी के लिए कि सिर्फ अदानी का मुद्दा नहीं है। ये सिर्फ अदानी का मुद्दा नहीं, कांग्रेस पार्टी का एकमात्र एक लक्ष्य आवाज जो उठाते हुए आ रही कि देश का संसाधन कुछ चुनिंदा लोगों का हाथ में आज मोदी सरकार गिरवी रख रही है। क्यों? जहां पे 91 से लेकर हमने लिबरलाइजेशन इकोनॉमी को खोला, तब से लेकर 2013 तक चाहे कोई भी घोटाला हुआ है उसका क्या जांच गवर्नमेंट ने इंक्वायरी ऑर्डर किया कि नहीं किया, ये बताइए। ओके शलभ जी सुनिए, मैं 10 सेकंड ले रहा हूं। 2014 से लेकर आज तक जितना भी इल्जाम लगा हुआ है, चाहे असम के मुख्यमंत्री का ऊपर में, चाहे अजित पवार, छगन भुजबल, सुनील ठाकरे, हसन मुश्रीफ या धनंजय का ऊपर में, तो इस पे कोई इंक्वायरी नहीं है। जब सवाल उठाओ तो बोलते हैं कि अशोक जी जानते हैं कि आप अदालत क्यों नहीं जा रहे? अरे अदालत हम जाएंगे तो ईडी का क्या काम, सीबीआई का क्या काम? ठीक है, शलभ जी रिस्पॉन्ड कीजिए। देखिए, मैं तो बड़ा हैरान हूँ। कमरू भाई बहुत समझदार व्यक्ति हैं। आप अशोक भाई, आपने तेलंगाना का जिक्र किया, आप राजस्थान क्यों बोल? राजस्थान में जब गहलोत जी की सरकार थी, रेड कॉर्पेट बिछाकर अडानी जी का स्वागत किया था। देखिए, दरअसल एक क्रेडिबिलिटी की बात है। एक तरफ लालू प्रसाद यादव के खिलाफ जब सीबीआई जांच के आदेश हुए, कौन सी सरकार थी अशोक जी? कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी। उस वक्त में लालू प्रसाद यादव चारा चोर थे, उस वक्त भ्रष्टाचारी थे। आज की तारीख में उनके साथ मटन बनाते हैं, मटन खाते हैं। अरविंद केजरीवाल एक तरह शराब के दलाल थे, बकायदे कांग्रेस पार्टी ने प्रदर्शन किया, आज उनके गठबंधन के साथी हो गए। ममता बनर्जी जी के लिए अधीर रंजन जी क्या क्या बोलते हैं, कमरू भाई तो वहीं से आते हैं। हम तो ये कहते हैं कि आज जब 400 सीटों की बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, इसलिए कर रहे हैं कि इस देश के लोगों में आत्मविश्वास है कि एक वोट अगर गलत जगह पड़ता है तो इस देश में धारा 370 ठोक दी जाती है, और एक वोट जब सही जगह पड़ता है तो धारा 370 उठाकर कूड़े के ढेर में फेंक दी जाती है। इस देश में एक वोट अगर गलत जगह पड़ता है तो भगवान राम के भक्तों पर गोलियां चलती हैं, और एक वोट अगर सही जगह पड़ता है तो भगवान राम का भव्य मंदिर बनकर खड़ा होता है। एक वोट अगर गलत जगह पड़ता है तो पाकिस्तान जैसा कायर देश रोज घुसकर हमले करता है। एक वोट अगर सही जगह पड़ता है तो भारत घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक करता है। एक वोट अगर गलत जगह पड़ता है तो मां श्रृंगार गौरी पर ताला पड़ता है 30 सालों के लिए, लेकिन एक वोट अगर सही जगह पर पड़ता है अशोक भाई तो ताला टूटता है। इस देश के लोगों को महसूस हो चुका है, और इसीलिए हम कहते हैं अब की बार 400। हाँ कमरू भाई, आप रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं? मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है। अच्छा 30 सेकंड में रिस्पॉन्ड कर दीजिए, मैं फिर उसके बाद ब्रेक में अवधेश जी के पास। बात है त्रिपाठी साहब, यहाँ पे जिस तरह से हम बोलते हैं ना स्ट्रीट कॉर्नर मीटिंग में भाषण देना विद रेटोरिक्स नथिंग इन सब्सटेंस, वही कर रहे हैं यहाँ पे। लेकिन मुद्दा जहाँ पे फंस गए अभी, जब 3600 करोड़ का घोटाला मैंने बोल दिया, अजित पवार वगैरह का नाम ले लिया, तो अब आ गए क्या चीज? मंदिर पे आ गए। क्या पे आ गए? राष्ट्रवाद पे आ गए, बालाकोट पे आ गए, पुलवामा पे आ गए, 370। देखिए, इनका वोकेबुलरी पे अगर मान लीजिए आप कश्मीर को हटा दो, पाकिस्तान को हटा दो, हिंदू मुस्लिम को हटा दो, मंदिर को हटा दो, सर कश्मीर मैं बोलता हूं कि 40 पार भी नहीं कर पाएंगे। सर सवाल तो वही है सर मैं तो यही कह रहा हूं कमरू जी, इस देश में एक बहुत बड़ा वर्ग है, मैं खुद जानता हूं क्योंकि मैं तो फील्ड रिपोर्टिंग करता हूं। इस देश में ऐसे करोड़ों लोग हैं जो कह रहे हैं कि 370 पर हम एक बार नहीं 370 बार मोदी सरकार को वोट देने को तैयार है, क्योंकि सबको मालूम है वो 370 नासूर था। नेहरू जी की गलतियों का जो जिक्र किया आज भी हम देख रहे हैं, आज भी पाकिस्तान सोशल मीडिया पे जरूर ट्रेंड करता है कश्मीर को लेकर, लेकिन पाकिस्तान की हालत आज ऐसी है कि वो अपना बलूचिस्तान नहीं बचा पा रहा। ये बदलाव जो है कमरू भाई, ये देश महसूस करता है, और इसीलिए मैं कह रहा हूं 370 राम मंदिर बहुत बड़े मुद्दे हैं। आप भले इनको एक लाइन में समेट दें, लेकिन लोगों को लगता है ये भारत के जीवन मरण का प्रश्न है। मुझे एक ब्रेक लेना, मैं आऊंगा इस पर, रुकिए, मुझे एक ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद अवधेश जी, फिर मैं मौका दूंगा इस ब्रेक को आगे बढ़ाऊंगा इस ब्रेक के बाद।
साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। अरे भाई, तुम्हें तो बहुत खांसी आ रही है। चलो, पास में ही आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, दिखा दूं। जांच और उपचार दोनों मुफ्त हो जाएगा। और अगर कुछ बड़ा निकल गया तो आयुष्मान कार्ड है ना, 5 लाख तक मुफ्त उपचार कहीं भी कभी भी। मोदी जी की गारंटी है ये। तेरे पापा मेरे सामने ही बनवाए थे कार्ड। प्रोडक्ट वाली। और बताऊं, मोदी जी ने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खुलवाकर महंगी दवाइयों से मुक्ति दिला दी है हम सबको। यहाँ दवाइयाँ सस्ती और अच्छी मिलती हैं। ये तो जानता हूँ, पापा भी वहीं से दवाई लेते हैं। देखा, सबको उत्तम स्वास्थ्य सेवा सुविधा देने की मोदी जी की गारंटी। करोड़ों लोग लाभ ले रहे हैं, आओ हम भी लें। मोदी की गारंटी यानी हर गारंटी पूरा होने की गारंटी। महंगे इलाज की छुट्टी, मोदी की गारंटी। यारो, शादी तो मैं प्रीति से ही करूंगा। कॉलेज टॉप करके अच्छी सी नौकरी लूंगा, झट से प्रीति को प्रपोज कर दूंगा और फैमिली हॉलिडे स्पेन में। वाह यार, मैं तेरी प्लानिंग का बड़ा फैन। तू आज ही एसबीआई में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन कर ले और अपने स्पेन हॉलिडे की सेविंग शुरू कर दे। एसबीआई सेविंग्स अकाउंट के साथ पाइए सेफ, सिक्योर, कन्वीनियंट बैंकिंग और ग्रेट कस्टमर सर्विस। एसबीआई, देश का फैन। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करें तैयारी। एनपीएस जरूरी है। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। तो दो टुक आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विपक्ष पर, खास करके कांग्रेस पर जो जोरदार हमला बोला वो तिलमिला देने वाला था। उन्होंने कांग्रेस की तरफ और राहुल गांधी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि बार बार एक प्रोडक्ट को लॉन्च करने के चक्कर में कांग्रेस अपनी दुकान पर ताला लगवाने जा रही है। सुनिए जरा। एक ही प्रोडक्ट को बार बार लॉन्च करने का भरपूर प्रयास हो रहा है। आदरणीय अध्यक्ष जी, कांग्रेस एक परिवार में उलझ गई है। देश के करोड़ों परिवार की आकांक्षाएं और उपलब्धियां वो देख पा ही नहीं रहे, देख सकते नहीं, अपने परिवार के बाहर देखने की तैयारी नहीं है। और कांग्रेस में एक कैंसिल कल्चर डेवलप हुआ है। कुछ भी है कैंसिल, कुछ भी है कैंसिल। ये एक ऐसे कैंसिल कल्चर में कांग्रेस फंस गई है। अगर हम कहते हैं मेक इन इंडिया तो कांग्रेस कहती है कैंसिल। हम कहते हैं आत्मनिर्भर भारत, कांग्रेस कहती है कैंसिल। हम कहते हैं वोकल फॉर लोकल, कांग्रेस कहती है कैंसिल। हम कहते हैं वंदे भारत ट्रेन, कांग्रेस कहती है कैंसिल। हम कहते हैं संसद की नई इमारत, कांग्रेस कहती है कैंसिल। यानी मैं हैरान हूं, ये कोई मोदी की उपलब्धियां नहीं है, देश की उपलब्धियां हैं। इतनी नफरत कब तक पाले रखोगे? और उसके कारण देश की सफलताएं, देश के अचीवमेंट, उसको भी कैंसिल करके आप बैठ गए हो। अवधेश जी, तो एक तरफ नफरत की बात कर रहे हैं कि कैंसिल कल्चर, दूसरी तरफ कांग्रेस पर जोरदार हमला, एक ही प्रोडक्ट को लॉन्च करने के चक्कर में कांग्रेस अपनी दुकान पर ताला लगाने की कोशिश कर रही है। ये तो सच्चाई है। सच्चाई है। राहुल गांधी जी को बोलते हैं तो उसमें जरा व्यंग की भाषा होती है और वो अच्छा भी लगता है, क्योंकि राजनीति में इस प्रकार के व्यंग खत्म हो गए थे। और जैसे राहुल जी बोलते हैं, सीधा अटैक करते हैं, ऐसा लगता है जैसे
मतलब उनकी पढ़ाई लिखाई पर कई बार प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। बड़े से कठोर से कठोर बात भी व्यंग्यात्मक शैली में कही जा सकती है, लोग उसको समझेंगे भी, आनंद भी लेंगे। ये वो शैली थी प्रोडक्शन का लगातार। अब आप सोचिए ये एक यात्रा से आए हैं, इस समय गठबंधन ठीक हो, गठबंधन के साथ बैठके हो, मजबूत हो, जो लोग बाहर जा रहे हैं उनको जोड़ा जाए। अगर नरेंद्र मोदी और अमित शाह की भारतीय जनता पार्टी से टकराना है तो ये काम करना था कांग्रेस को ना, तो कांग्रेस उनको लेकर के फिर से लेके जा रही है, यात्रा कर रहे हैं। और यात्रा का क्या असर है देखिए, अभी कमरू जी कह रहे थे कांग्रेस के समर्थक और लोग उनकी चर्चा तो करते हैं कि जिनमें सजा नहीं हुई, लेकिन यूपीए सरकार के अनेक घोटालों में सजा हुई उसकी चर्चा नहीं करते हैं। मैं उदाहरण बता रहा हूं, कोयला घोटाला बड़ा घोटाला था, 14 लोगों को सजा हो चुकी है, उसमें कांग्रेस के राज्यसभा सांसद से कांग्रेस के नेता हैं, पूर्व कोयला सचिव हैं, ऐसे कम से कम छोटे बड़े मामलों में अलग अलग राज्यों में भी सजाएं हो रही हैं। और 2G में क्यों सजा नहीं हुई, कैसे हुई है, उस पर एक अलग चर्चा कर दूंगा जब आप केस ही ठीक से नहीं लड़ेंगे, बनाएंगे नहीं। आखिर 2G के पूरे लाइसेंस को तो सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल किया था ना, तो सुप्रीम कोर्ट पर प्रश्न उठाइए। तो इस समय क्या है जो कुछ आप दिखा रहे हैं, देखिए भारत की परिस्थिति में जैसे प्रधानमंत्री ने कहा कि इस समय जो 2 पक्ष है भ्रष्टाचार में, एक पक्ष वो काम कर रहा है कि जिसको सजा मिल गई है, सजा याफ्ता है, वो पैरोल पर छूट के आता है, उसको जाके लोग चरण छूते, ममता बनर्जी चरण छूती हैं, लोग जा रहे हैं, उसका महिमा मंडन कर रहे हैं। यानी एक भ्रष्टाचारी, वो भी कांग्रेस के शासनकाल में केस हुआ था, यूनाइटेड फ्रंट के शासनकाल में अरेस्टिंग हुई थी लालू जी की, और उनको सजा हो गई है और वो पैरोल पर है, आप जाके उसको महिमा मंडन कर रहे हैं। तो कैसे कल्चर देश में पैदा करें? आपको लगता है कि देश इसको स्वीकार करेगा? आपको लगता है कि आप कहते हैं कि बीजेपी में भ्रष्टाचारी नहीं है? अरे आप तो कहने के तब हकदारी होते हैं ना जब आप भ्रष्टाचार के मामले पर बिल्कुल पाक साफ रहते हैं। और कमरू जी ये कह रहे हैं, देखिए उस समय छोड़ दीजिए गिरफ्तारी नहीं हुई, आज तो गिरफ्तारी हो रही है ना। आपके पश्चिम बंगाल के कितने लोग गिरफ्तार हैं, चारों तरफ गिरफ्तारी हो रही है। उस समय छोड़ दीजिए कि अरविंद केजरीवाल के शासन का क्या, इस समय तो हो रहा है। और जो संकल्प आज पर देखिए, मैं ये नहीं मानता हूं कि भ्रष्टाचार से देश मुक्त हो गया है, प्रशासनिक स्तर पर अभी भी भ्रष्टाचार है, आम आदमी को देना पड़ता है, नहीं, लेकिन बड़े स्तर पर सुनिए, आज अगर कोई भी विदेशी और देशी शक्तियां ये चाहेंगी कि मैं घूस दे करके किसी दलाल के माध्यम से, किसी पावर ब्रोकर के माध्यम से कोई लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख करोड़ का ठेका ले लूं, ये संभव ही नहीं है। ठीक है, ओके, आप कृषि भवन के सामने की सारी दुकानें रिस्पॉन्ड कीजिए, 30 सेकंड में, मेरे पास समय कम है, 30 सेकंड में रिस्पॉन्ड करिए। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। राफेल का जज साहब ने, फ्रांस का जज ने एक इंक्वायरी करने का कोशिश की, केंद्र सरकार ने उसको ब्लॉक कर दिया। वजह क्या है? क्या ब्लॉक कर दिया? नहीं, ये गलत। सबसे पहले नहीं, देखिए आप जो है फैक्चुअली रॉन्ग बातें कर रहे हैं। भाई यही के लोग गए थे ना, उस एजेंसी को भी जानते हैं जो मुकदमा करने गई थी, हम ही लोगों के साथी लोग हैं। फ्रांस का जज को रोक दिया गया, क्यों केंद्र सरकार ने? भारत सरकार फ्रांस के जज को रोक देगी? सर कमरू जी फ्रांस के जज को भारत कैसे रोक देगी? देश के लोग आपका प्रोग्राम इतना देखते हैं विदेश में, कांग्रेस के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि भारत सरकार को ताकत है कि फ्रांस के जज को जांच करने से रोक देगी। और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर फैसला दिया, और सुप्रीम कोर्ट ने अडानी के मामले में फैसला दिया, और फैसला सुनिए, अरे सुनिए कमरू जी, एक लाइन बोल देता हूं, इनको चुप कराइएगा, मैं बोलता हूं। कमरू जी, सुप्रीम कोर्ट, अरे जरा मुझे तो एक सुनिए सर, मेरे पास सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है, सुनिए, सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है कि भारत के ही लोगों के, ओके सुनिए सर, सुनिए भारत सर, मुझे लगता है एक मिनट और हिंडनबर्ग को, ओके मेरे पास सुनिए, मैं ओवरशूट कर रहा हूं, मेरे पास समय नहीं है। शलभ जी 30 सेकंड रिस्पॉन्ड कर दीजिए। उन्होंने राफेल का मुद्दा फिर उठा रहे हैं, मुझे लगता है 2024 में भी कांग्रेस राफेल के मुद्दे पे लड़ेगी क्या? जल्दी से 30 सेकंड में रिस्पॉन्ड कर दीजिए। देखिए अशोक भाई, आपको ये पता है, चाहे वो राफेल का मुद्दा हो, चाहे अंबानी अडानी का मुद्दा हो, कांग्रेस की हमेशा कोशिश रही है, और चाहे वो अग्निवीर का विषय रहा हो, चाहे वो चाइना के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट उसका विषय रहा हो, हमेशा कांग्रेस का प्रयास रहता है कि भारत में हमेशा विवाद की स्थिति पैदा हो, दुनिया उस पर सवाल उठाए, और भारत सामरिक दृष्टि से मजबूत न हो पाए। इनको राफेल को लेकर दिक्कत है, क्योंकि राफेल ये खरीद नहीं पाए। इनको इससे दिक्कत नहीं कि क्या हुआ, कैसे हुआ, तमाम सारी जांच रिपोर्ट आ चुकी है, तमाम सारे जवानों को जूते तक नहीं दिए, हमने तो जवानों को बीपी जैकेट तक नहीं दी। ये राफेल लेके क्यों चले आए, कष्ट इस बात का।
कष्ट इस बात का, लेकिन मुझे लगता है कि ये आर्थिक स्थिति पर, यूपीए की आर्थिक स्थिति पर इसी सदन में, इसी संसद के सत्र में श्वेत पत्र आने वाला है। उसका हम इंतजार करेंगे, उसका अवधेश जी, उसका हम इंतजार करेंगे। और हम तो कह रहे हैं वो श्वेत पत्र है, उस पर भी एक बार डिबेट होनी चाहिए। देश की आर्थिक स्थिति पर खुलकर ओपन डिबेट होनी चाहिए और मैं जरूर उस पर भी डिबेट करूंगा। लेकिन आज का जो भाषण था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उसके बहुत अहम बिंदु थे और इसका असर जो है आने वाले दिनों में देश की राजनीति पर जरूर दिखाएगा। पर आज के लिए इतना ही। मेरे सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।